वैल्यूएशन ऑफ शेयर हम लोग पढ़े थे लास्ट क्लास भी एक हल्का, और आज हम लोग उसका प्रॉपर वे में ईयर पेपर सम करते हैं। वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आना थोड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसी में आपको दोनों मेथड का कनेक्टिविटी आएगा। पहला मेथड का नाम क्या है? इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, और दूसरा मेथड का नाम है यील्ड मेथड। इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड का दूसरा नाम क्या है? एसेट बैकिंग मेथड, एसेट बैकिंग मेथड। सर ये नाम से ही इस फॉर्मूला का मीनिंग क्लियर होता है। तुम अपना पहले नेट एसेट निकालोगे और उसको डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दोगे। सर नेट एसेट कैसे निकलता है? नेट एसेट निकालने के लिए फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकालते हो आप लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल निकालते वक्त, उसमें से दो चीज हटा दो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और आउटसाइड का कुछ भी वो डिबेंचर फिबेंचर है तो, और क्या ऐड बैक कर लो। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते समय लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस करते हो वो ऐड बैक कर लो, और इसमें क्या जोड़ लो जो आप गुडविल निकालते हो, और इसको फिर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर दो। तो नेट एसेट का मीनिंग क्लियर हुआ। कैपिटल एम्प्लॉयड जो आप निकालते हो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते समय, जिसका फॉर्मूला क्या है? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। और एक फॉर्मूला क्या है इसका कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का? इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और कोई भी एसेट का वैल्यूएशन अगर रीवैल्यू कर रहे हो एसेट को तो उसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट ऐड कर लो, लॉस है तो माइनस कर लेना। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है। ये क्लियर है सबको या इसके ऊपर कुछ डिस्कस करने का मन है? सर ऐसे तो क्लियर है। हाँ, वो जब अलग अलग ब्रेकअप होता है तब थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ग्रुप करने में। हाँ ठीक है ठीक है, वो तो सब में करेंगे। हाँ, तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है इससे। अब इस कैपिटल एम्प्लॉयड की मदद से आप गुडविल निकाल लेते हो सुपर प्रॉफिट मेथड या जो भी मेथड से। अब गुडविल निकालने के बाद जब आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालना पड़ता है तो यही जो कैपिटल एम्प्लॉयड है इसमें जो प्रेफरेंस शेयर आप लिए थे, लॉन्ग टर्म डेब्ट आप लिए थे, वो हटा दो, क्योंकि हमको केवल इक्विटी शेयर का वैल्यू निकालने का माथा बच्ची है। और दूसरा चीज सर, ये जो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माइनस किए थे वो वापस एड बैक कर लो, और ये जो गुडविल मेथड से गुडविल निकाले वो भी एड बैक कर लो। इसी को बोलते हैं नेट एसेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लो, तो आपका एसेट बैकिंग मेथड से आंसर आ जाएगा वैल्यू पर शेयर का। यील्ड मेथड में दो मेथड है। अगर आप डिविडेंड के हिसाब से बात करो और या फिर आप अपने अर्निंग के हिसाब से बात करो, तो एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ कैपिटल। एक्जिस्टेंट डिविडेंड डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप कैपिटल। और वैसे ही अगर अर्निंग मेथड का बात करो तो एक्सपेक्टेड अर्निंग कर लो उसकी जगह, डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप कैपिटल। तो ये एक्सपेक्टेड डिविडेंड या एक्सपेक्टेड अर्निंग डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू पेड अप कैपिटल, तो ये भी एक तरीका है। ठीक है। और तीसरा एक और मेथड का क्या नाम है? फेयर वैल्यू मेथड। उसमें क्या करना है सर? कुछ नहीं है, दोनों मेथड से जो आंसर है ऐड करके डिवाइड बाय 2, मेथड 1 प्लस मेथड 2 से जो आ रहा है ऐड करके डिवाइड बाय 2, इसको फेयर वैल्यू मेथड भी बोलते हैं। तो ये तीन मेथड आपका है वैल्यूएशन ऑफ शेयर निकालने का। ठीक है वैष्णवी? यस सर। तो अब आते हैं इसके ऊपर सम के ऊपर, ताकि अपने को बेटर पिक्चर क्लियर हो जाए। तो देखो आपको यहाँ पे दिया फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ कंपनी आर अवेलेबल। आपको बोला कंपनी का इक्विटी शेयर कैपिटल है 10,000, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 रुपये ईच फुल्ली पेड अप। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1,000 शेयर 12% वाला 100 रुपये ईच फुल्ली पेड अप। रिजर्व एंड सरप्लस में 15,000 है। एक्सटर्नल लायबिलिटी आपका ट्रेड पेएबल है 18,000, और एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न बाय द कंपनी 28,500, मतलब पैट दिया हुआ है, एवरेज पैट 28,500। और आपको बोला है जनरल रिजर्व में 10% ट्रांसफर करता है कंपनी, ये डेटा भी है। अब आपको बोला है एसेट ऑफ द कंपनी इंक्लूड वन फिक्टिशियस आइटम ऑफ 800। इसको क्या करना चाहिए? फिक्टिशियस एसेट का कोई वैल्यू नहीं होता सर, उसको हटाइए। आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया इक्विटी शेयर पे
10%, इग्नोर गुडविल बोला है, मतलब इसमें गुडविल कैलकुलेट करने आपको नहीं बोला है, सीधा सीधी आपको वैल्यू ऑफ एसेट निकालने बोला है, वैल्यू ऑफ शेयर सॉरी, और वो भी इन दोनों ही मेथड से, एसेट बैकिंग मेथड और अर्निंग कैपेसिटी यानी यील्ड मेथड। ठीक है, तो सर मान के चल रहे हैं कि गुडविल होता तो गुडविल निकाल के ऐड कर लेते। पहले हम कौन सा मेथड सॉल्व करें, एसेट बैकिंग मेथड। कैसे निकाल सकते हैं सर, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड लेना है। अब क्या क्या लोग है, देखो हम आपको क्या बोला था बेटा, अगर मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन होता है जो हम निकालते हैं गुडविल निकालने के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स माइनस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यही तो लेते हो। यस सर। तो बेटा जी यहाँ पर ये दोनों मत लेना, और प्लस रिजर्व एंड सरप्लस सॉरी, तो सर यहाँ पर ये दोनों को ऐड मत करना और ये माइनस मत करना, तब हो जाएगा ना इस मेथड के लिए, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड में से हम यही तो हटाते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और ऐड बैक कर माइनस कर देते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो इनको मत करो इफेक्ट में, इनका इफेक्ट मत करो। तो सर यहाँ पे सब में क्या क्या गिवन है, मेरे को इक्विटी शेयर कैपिटल गिवन है, तो ये देखो लोग वही किया, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व दो ही गिवन है ना मेरे हिसाब से। तो हमको क्या क्या लेना है, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, है ना। यस सर। तो ये रहा मेरा रिजर्व एंड सरप्लस 15,000, ये रहा मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल 10,000, इक्विटी शेयर 10 रुपये वाला यानी 1 लाख। हाँ बस एक चीज क्या करना होगा सर, ये 56 एसेट उड़ा दीजिएगा, 800 गलती से लिखा है वो 8,000 होगा, ये 800 गलती से लिखा हुआ वो 8,000 होगा, तो सर ये उड़ा दीजिएगा। तो ये देखो 1,15,000 लिया, 56 एसेट हटा दिया, तो आपका नेट इक्विटी शेयर कैपिटल कितना आ गया, नेट एसेट वैल्यू फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल 1,07,000। अब उसको क्या करें, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लो, तो आपका वैल्यू पर शेयर आ। आई होप क्लियर। यस सर। यस सर। अब आ जाओ सर अर्निंग कैपेसिटी मेथड में क्या करते हैं। तो देखो बेटा हम फॉर्मूला बोला था, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय, एक्चुअली सॉरी वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला ये है, वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू, यही तो बोला था अभी हम फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एनआरआर इनटू पेड अप कैपिटल। लेकिन बेटा जी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड तो निकालना पड़ेगा ना, वो कैसे निकलेगा बेटा, तुम नॉर्मली सोचो, तुम अपना ब्रेन खुद लगा सकते हो इसमें, तुमको एक फॉर्मेट बहुत अच्छे से पता है। आई थिंक देखो हम एक फॉर्मेट लिख रहे हैं, EBIT माइनस इंटरेस्ट, तो क्या आता है EBT माइनस टैक्स, तो आता है पैट, माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड, तो क्या आ जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। इसी को जब कंपनी इसी में से डिविडेंड बांटने का प्लान करता है ना शेयर होल्डर को देने के लिए, तो यही पैसा बचा ना बेटा। यस सर। तो इसको अगर तुम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कर लो, तुम्हारा आ जाएगा ना कितना डिविडेंड का पर यूनिट डिविडेंड, EPS आएगा ना, EPS अर्निंग पर शेयर। ये फॉर्मेट पूरा क्लियर है ब्रेन में कि कुछ बोलना है इस पे। हाँ सर ये तो क्लियर है, EBIT माइनस इंटरेस्ट, हाँ। EBT टैक्स। हाँ तो वैष्णवी ये फॉर्मेट पता है आपको भी। हाँ यस सर। हाँ तो यही बेटा हो जाता है कि मेरे को निकालना है क्या, मेरे को निकालना है एक्सपेक्टेड डिविडेंड का रेट क्या हो, रेट निकालना है, बस ये ध्यान में रख लेना। अभी तक हम वहां तक पहुंचा नहीं है रेट निकालने में, लेकिन बेटा अगर अर्निंग पर शेयर पता है तो माने अगर ये पूरा डिविडेंड में बांट देते हैं तो रेट निकल सकता है। तो ये देखो लोग क्या किया एकदम आसानी से, आपका एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको खुद ही बोला आपका एवरेज पैट कितना है क्वेश्चन में, पैट दे दिया देखो आपको 2,500 बोला ना, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो कंपनी का 2,500 का पैट गिवन है, पैट में से क्या हटा दें, चल आप प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दीजिए, और ऊपर क्वेश्चन में बोला था 10% जनरल रिजर्व के लिए रखता है कंपनी,
तो वो भी हटा दीजिए सर। तो बाकी बचा हुआ पैसा पे क्या होगा, डिविडेंड बांटने का राइट। तो आपका पैट आ रहा है 25,500, उस पर 10% आप जनरल रिजर्व में डाल दिए 250, आपका बच्चा 25,850। आपका प्रेफरेंस डिविडेंड कितना है, 1 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर है, उसका 12% आपका रेट है, ये रहा 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है, 1,000 प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपया वाला, 1 लाख उसका 12% डिविडेंड का रेट है। तो 1 लाख का 12% 12,000, वो भी हटा दीजिए, आपका 13,650 रुपया बचा। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल। आई रिपीट, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल पेड अप कैपिटल इंटू 100 कर लो, परसेंटेज आ गई। तो 13,650 रुपये अवेलेबल है डिविडेंड के रूप में बांटने के लिए। इक्विटी कैपिटल 1 लाख का है, पेड अप वैल्यू इंटू 100 यानी परसेंटेज में 13.65। तो बस एक्सपेक्टेड डिविडेंड है 13.65, एनआरआर 10%, एक शेयर का पेड अप वैल्यू 10 रुपया। बस यही याद रखने लायक है, जब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड निकालोगे वहाँ टोटल पेड अप कैपिटल से डिवाइड कर रहे हैं, जबकि जब हम यहाँ पे वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं तो खाली पेड अप वैल्यू ऑफ 1 शेयर निकाल रहे हैं। तो 13 रुपया 65 पैसा कंपनी का एक शेयर का वैल्यू है एज पर अर्निंग कैपेसिटी मेथड, और 10 रुपया 70 पैसा एक शेयर का वैल्यू एज पर एसेट बैकिंग मेथड। अब कंपनी जिसके साथ भी कंपनी बेचने का डील कर रहा है उसको और कंपनी को, दोनों को जो मेथड सूटेबल हो वो वाला मेथड का रेट वो लोग लेके कंपनी बेच देगा। हम निकाल क्यों रहे ये भी समझो बेटा, हम वैल्यू पर शेयर निकाल रहे हैं कि आज के दिन कंपनी का मार्केट के हिसाब से एक शेयर का वैल्यू कितना होना चाहिए। तो 13 रुपया 65, एक बार रनिंग कैपेसिटी मेथड के हिसाब से बात कर रहे हैं, 13 रुपया 65 पैसा कंपनी के एक शेयर का आज के दिन मार्केट वैल्यू है। अब जो मेरा कंपनी खरीदना चाहता है वो उस हिसाब से आगे और प्रीमियम के ऊपर बोली लगे। और यही रेट पे एक और मजेदार चीज बताए बेटा, थोड़ा बुक किताब के बाहर जा रहे हैं, पढ़ाई के बाहर जा रहे हैं, लेकिन आपको मजा आ जाएगा एक चीज जान के। ये जो है ना फेयर वैल्यू होता है एक टाइप का। जो लोग शेयर मार्केट का काम करते हैं ना बेटा, वो लोग एक चीज जज करते हैं, पढ़ाई करते हैं एक चीज का। क्या, ये हम बहुत छोटा बात बता रहे हैं, इसमें और डिटेल्ड होता है, बट हम आपको बेसिक आइडिया बना रहे हैं। सर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ये देखते हैं आज के दिन मार्केट वैल्यू है कितना, और ये जो निकल कर आया ना 13 रुपया 65 पैसा और 10 रुपया 70 पैसा, ये आज के दिन कंपनी का वैल्यू होना चाहिए। अगर सही सही वैल्यूएशन होता तो ये दोनों वैल्यू होता। तो फेयर वैल्यू मेथड अगर हम बोल देते तो कैसे निकलता, सर दोनों मेथड का वैल्यू ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लीजिए। फेयर वैल्यू कैसे निकलता, 10.7 प्लस 13.65 डिवाइडेड बाय 2। जो भी रेट आता वो आज के दिन कंपनी का मार्केट में शेयर का वैल्यू होना चाहिए। ये अराउंड कितना आता, 13 और 23 24 12 रुपए के अराउंड आता कुछ। सर इसमें वो 13.65 तो हमने निकाला है कैलकुलेशन करके, और 10.7 मार्केट पे है। नहीं, दोनों ही हमने निकाला है, एक इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड यानी एसेट बैकिंग मेथड से, हाँ, और एक ये क्या बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग के हिसाब से। ओके। मतलब आज के दिन कंपनी के एसेट की औकात के हिसाब से और आज के दिन कंपनी की कमाने की औकात के हिसाब से ओके, हमने निकाला दोनों ही रेट। ओके। और तीसरा मेथड होता है फेयर वैल्यू मेथड। 3 मेथड होते हैं बेटा, अर्निंग कैपेसिटी, एसेट बैकिंग और फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू मेथड कुछ नहीं है, दोनों ही मेथड को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने बोला, बस एवरेज निकालने बोला दोनों ही मेथड का। तो हमने वो भी निकाल लिया 12 रुपया अराउंड। हाँ, मतलब हम कोई भी मेथड अप्लाई करें हमारा अप्रोक्सीमेटली 12 रुपया शेयर का वैल्यू होना चाहिए, 12 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा। यस। अब अगर बाजार में बेटा जी 15 रुपया दाम है ऑलरेडी, मतलब ये शेयर ओवर प्राइस्ड है, इस शेयर में पैसा नहीं लगाना चाहिए। बात समझे? यस सर। बाजार में अगर इस शेयर का दाम आज के दिन 15 रुपया है, शेयर मार्केट में अगर आपको एनएससी बीएससी में आपको 15 रुपया दिखाई दे रहा है, मतलब ये शेयर ऑलरेडी ओवर कुक्ड है। हम लोग इसको लैंग्वेज में बोलते हैं, मार्केट की लैंग्वेज में, दिस शेयर इज ओवर कुक्ड, मतलब ज्यादा ही पक गए, अब और पैसा मत लगाओ इसमें। मतलब अब उसका प्राइस बढ़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, हाँ, ये अपने औकात से ऑलरेडी ऊपर खड़ा है, इसका औकात 12 रुपया का आ रहा है। बाजार में ऑलरेडी ओवर प्राइस है, मतलब लोग इसको मैनिपुलेट करके ऑलरेडी ऊपर ले जा चुकी है, मतलब ये गिरेगा। ओके, या नहीं भी गिरे, ऊपर जा सकता है, बट लगाना नहीं चाहिए, रिस्की है। ओके।
और अगर यही शेयर आज के दिन बाजार पे में 9 रुपए पे खड़ा है तो हम लोग बोलेंगे अभी भी और 3 रुपया बढ़ने का उम्मीद रखते हैं, मतलब इसमें पैसा लगा सकते हैं। ओके सर, लेकिन वो भी तो स्पेकुलेशन ही हुआ है। तो देखो बाजार तो बेटा 3 चीजों पे चलता है, शेयर मार्केट 3 चीजों पे काम करता है। नंबर 1 आपका कंपनी का एक्चुअल परफॉर्मेंस, उसका सेल्स, उसका प्रॉफिट्स। नंबर 2 लोगों का एक्सपेक्टेशन, और सबसे बड़ा फैक्टर FIIs, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, क्योंकि वो बल्क में खरीद के बल्क में बेचते हैं, तो वो लोग भी मार्केट को मैनिपुलेट। तो मतलब 2 रीजन, तो एक तो रीजन हो गया मैनिपुलेटिव जो FIIs करते हैं या बड़ा प्लेयर लोग करेगा। अब मान लो राकेश झुनझुनवाला, वो क्या करता था, नो डाउट ही वॉज अ जीनियस, बट वो उनके पास जब बहुत पैसा आ गया था ना, देन व्हाट ही वाज डूइंग, सर वो एक पर्टिकुलर शेयर में धीरे धीरे अपना खरीदी बढ़ाने लगते थे। मार्केट में न्यूज चलने लगता था इस कंपनी का शेयर में राकेश झुनझुनवाला पैसा लगा रहा है, ही हैज 50 करोड़ 70 करोड़ 80 करोड़ रुपीज टू इन्वेस्ट इन अ पर्टिकुलर शेयर। अब वो अगर 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ से चालू किया, धीरे धीरे उसको ले गया 30 करोड़ तक, और लोगों को दिख रहा है राकेश झुनझुनवाला इन्वेस्ट कर रहा है। न्यूज में आता है राकेश झुनझुनवाला, वो न्यूज में बोलता था बैठ के चैनल पे, हम इस कंपनी के बारे में बहुत बुलिश है, हमको लगता है ये कंपनी ऊपर जाएगा। इनफैक्ट फिर लोगों को दिखता था अरे राकेश झुनझुनवाला बोल रहा है ऊपर जाएगा, और ऊपर जा भी रहे, जबकि राकेश झुनझुनवाला एक तरीके से उसको ऊपर ले जा रहे हैं। लेकिन लोगों को क्या दिख रहा है, उधर बोल रहा है इधर बढ़ रहा है, लगा दो इस कंपनी में पैसा। अब एक राकेश झुनझुनवाला को देख के मार्केट में 10 लाख लोग और पैसा लगाती, जो शेयर ऊपर भाग गया। राकेश झुनझुनवाला अपने ब्लॉक बेच के निकल गए। अब आप परेशान, आप घूमते रहो। टाइटन का शेयर जब 3 रुपया था ना, देखो नो डाउट राकेश झुनझुनवाला जीनियस तो था उस समय, जब उसके पैसा नहीं था तब भी वो मार्केट से खेल गया। अब तो हम बोलते हैं बहुत पैसा था इसलिए खेल पा रहा था, बट एक टाइम तो था जब उसके पास पैसा नहीं था, तब वो दर राकेश झुनझुनवाला नहीं बना था। तो वो क्या कर रहे थे, 5 रुपया जब टाइटन का शेयर का दाम था वहां से वो टाइटन लिए थे। 5 रुपया का भाव पे वो 1 करोड़ शेयर अगर खरीद ले, कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट हो गया, 5 करोड़ का। टाइटन का भाव खड़ा 1300 समथिंग, जस्ट इमेजिन। हम मानते हैं वो 5 रुपया का तो कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 रुपया एक तरीके से इतना छोटा वैल्यू हो गया। 1300 रुपया का शेयर है, 5 रुपया माइनस भी कर दो तो 1295 है पर शेयर प्रॉफिट, तो 1295 इंटू 1 करोड़। कोई कैलकुलेटर चला रहा है? यस सो कुछ ज्यादा ही है, कैलकुलेटर ले नहीं पा रहे। फिर उतने करोड़ 1295 हाँ बेटा जी 1200 करोड़, हाँ 1 करोड़ लगा के 1200 करोड़। हम भी अब ऐसा ही एक शेयर ढूंढता है जिसमें लगा के 50 60 30 40 लाख रुपया 20 30 लाख रुपया और लगा के भूल जाए 10 साल के लिए। जब मेरी गुड़िया बड़ी होगी उसके पढ़ाई के लिए फॉरेन में पढ़ाई के लिए पैसा अरेंज हो जाएगा। तो ऐसा एक शेयर हाथ लगना चाहिए, उसके लगा, उनको दिखा। हम बोलते हैं अभी जैसे ये जो टाटा टेक का IPO आया, एक शेयर का दाम 1000 के अराउंड है, 1000-1200। कोई अगर आज लेके छोड़ दे और 10 साल भूल जाए, जिसके पास पैसा हो 10-15 लाख रुपया हो भूलने के लिए, आज लगा के भूल जाओ 10 साल के लिए। आपका 10-15 लाख कुछ भी नहीं करके आज अगर उस शेयर का दाम 1000 रुपया खड़ा है ना बेटा, वो 8000 से 9000 के भाव में खड़ा होगा आज से 10 साल के अंदर। इट्स ए गारंटी। सर किस बेसिस पे आप गारंटी दे रहे हैं? हम ना मार्केट ना मैनिपुलेशन समझता है ना FIIs समझते हैं। हम समझते हैं आप कंपनी के पास बिजनेस क्या है, और आप उसका बिजनेस बुक पढ़ लोगे ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। हाउ मच बिजनेस ही हैज इन फॉर नेक्स्ट 5 years। इट्स एन ऑसम वर्क। टाटा एलेक्सी, टाटा का ये टेक्नो, अगर ये 2 शेयर किसी के पास पैसा हो, जस्ट इन्वेस्ट एंड फॉरगेट फॉर 10 years। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता।
लेकिन होना चाहिए 10 लाख रुपए लगा के भूल जाने के लिए। उस 10 लाख का अगले 10 साल जरूरत नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए 2 साल बाद कि हमको 2 लाख रुपए दरकार है हम निकाल लें, फिर 2 साल बाद 3 लाख रुपए दरकार है हम निकाल लें। वो 10 लाख लगा के भूलने का औकात होना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोकेगा। 1000 रुपए का शेयर बेटा 8000 पहुंच जाएगा। 8 से 9 हजार मिनिमम वैल्यूएशन होगा। ठीक है, चलो वापस आते हैं बैक टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8% का प्रेफरेंस शेयर बताया 1 लाख रुपए का, इक्विटी शेयर बताया 20 रुपये वाला 1 लाख रुपए का, रिजर्व बताया 30,000, करंट लायबिलिटी 18,000, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट 12,000, आपको बता रहा है एवरेज ट्रेडिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 30,000, आपको बता रहा है एनआरआर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%, आपको बोला कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर अंडर एसेट बैकिंग मेथड एंड अर्निंग कैपेसिटी मेथड। निकल जाएगा आराम से। चलो 2 मिनट में सॉल्व करेंगे। सर क्या क्या लेंगे? सर इक्विटी शेयर लेंगे, रिजर्व लेंगे, और ये लॉस ऑन रिवैल्यूएशन एक टाइप का 50 शेयर नहीं हो गया? हाँ यस सर। इसको हटा देंगे, इस लॉस का तो कोई औकात नहीं है। और वैसे भी बेटा इसको 50 शेयर की तरह मत लो, सॉरी गलती हो गया बोलने में। तुम जब रिजर्व लेते हो तो रिजर्व एंड सरप्लस लेते हो ना? यस सर। और ये तो नेगेटिव। तो ये नेगेटिव सरप्लस है, माइनस करेंगे। ठीक है, यस सर। तो चलो ठीक है सर। तो हमारा 1 लाख का इक्विटी शेयर कैपिटल, 30,000 का रिजर्व, 1,30,000 का मेरा आ गया लेस रिवैल्यूएशन लॉस, तो 1,18,000 का मेरा इक्विटी शेयर आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड मार दे तो मेरा वैल्यू पर शेयर आ गया। वैसे एवरेज में एवरेज एनुअल प्रॉफिट 30,000, प्रेफरेंस डिविडेंड हटा दीजिए, यहाँ तो हमने कुछ रिजर्व में करने का सोचा नहीं है, मतलब पूरा ही प्रॉफिट डिविडेंड में बांटने का सोचा है ना। कंपनी के पास जो प्रॉफिट बच गया सबको देने के बाद प्रेफरेंस डिविडेंड तक दे दिया, मतलब बेटा सबको दे दिए। क्योंकि जब आप बोलते हो सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में आप रॉ मटेरियल, लेबर और वो सबको पेमेंट कर दिए। जब आप कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट करते हो, फिक्स कॉस्ट मतलब आप रेंट, सैलरी वो सब दे दिए। जब आप इसको बोलते हो ईबीआईटी, और जब इंटरेस्ट देते हो मतलब आप डिवेंचर होल्डर को पे कर दिए या लोन प्रोवाइडर को पे कर दिए। अब जब आप इसको बोलते हो ईबीटी, और जब आप इसमें से माइनस करते हो टैक्स, मतलब आप गवर्नमेंट को भी उनके हक का पैसा दे दिए। अब बचा क्या? प्रॉफिट ये पैट। अब आप अगर प्रेफरेंस डिविडेंड दे दो मतलब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी उनका हक दे दिए। अब जो प्रॉफिट बचा उनके हक किसका है बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर। अब इसमें से अगर थोड़ा पैसा हम जनरल रिजर्व में डाल दें, थोड़ा पैसा कोई अदर रिजर्व में अगर रख दे, बाकी बचा हुआ पैसा का हम क्या करेंगे? डिविडेंड ही तो बांटेंगे। ये डिविडेंड बांटने लायक है। अब इसमें पूरा डिविडेंड नहीं भी बांटे कंपनी, थोड़ा पैसा सरप्लस में रख दे, थोड़ा डिविडेंड बांट, है ना? हाँ। तो बेटा जी यानी ये जो पापेश है एक तरीके से उसमें से रिजर्व को अगर हटा दो तो इसी को तो बोलोगे वो अमाउंट जो डिविडेंड के रूप में बांटा जा सकता है। हाँ यस तो बस, तो देख लो आपका फॉर्मूला क्या बनता है वैल्यू पर शेयर निकालने का? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू फेस वैल्यू, है ना, पेड अप वैल्यू। तो वही पहले, लेकिन आपको एक्सपेक्टेड रेट निकालना है तो कैसे निकलेगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू 100, तो आपका रेट आ गया। बस रेट डिवाइडेड बाय एनआरआर इनटू फेस वैल्यू, एक शेयर का यहाँ 20 रुपये दाम है कंपनी के हिसाब से फेस वैल्यू, तो 44 रुपीज़ तुम्हारा एक शेयर का वैल्यू है एज पर अर्निंग कैपेसिटी मेथड। क्लियर है ये पूरा? यस सर। हाँ यस। चलो ठीक है, तो अब हम आते हैं ऑनर्स के सम पे, क्योंकि सर मेरे को जनरल का सम्स एग्जाम में नहीं देगी। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ के लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट क्या कर दिया, यहाँ पे 2 टाइप का ये बोल रहे हैं, शेयर ब्रॉट इन अ स्मॉल लॉट, शेयर ब्रॉट फॉर कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। 2 टाइप में निकालना है, कुछ नहीं, बहुत ईजी है। इक्विटी शेयर कैपिटल बोला हमने का 10 रुपये वाला है, के लिमिटेड का 16 लाख रुपए का इक्विटी शेयर है, मतलब 1,60,000 शेयर है। प्रेफरेंस शेयर बोला है 12 लाख का 10% वाला, 100 रुपये वाला, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया है। एज्यूम दैट मार्केट एक्सपेक्टेड इज 15%, मार्केट का एक्सपेक्टेशन है, एनआरआर कितना है 15%, एंड 90% ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू देम। और कंपनी
जितना प्रॉफिट बचता है इक्विटी शेयर होल्डर को बांटने के लिए हाँ उसमें से बफेट 90% बांटते हैं, मतलब 10% रिजर्व में रख लेता होगा सर। तो देखो वही जब ये जनरल लेवल पे दिया पास कोर्स में तो वहां बोल दिया 10% रिजर्व बनाओ, यस सर। और यहाँ ऐसे नहीं बोल के थोड़ा घुमा के बोल। बाकी इस सब में खाली वो स्मॉल लॉट और कंट्रोलिंग लॉट छोड़ के कुछ भी नया नहीं। ठीक बात। यस सर। तो बोला शेयर्स आर ब्रॉट इन स्मॉल लॉट व्हेन ओनली अ फ्यू शेयर्स आर टू बी परचेज्ड और सोल्ड and valuation of share is considered in the yield basis on the basis of actual dividend declared by the company and basis of expected rate of dividend by the company। यहाँ पर सर एक बात का मेथड नहीं बोला है ना, एसेट बैकिंग मेथड या कौन सा मेथड नहीं बोला। ठीक बात। Yes। तो यानी जब स्मॉल लॉट बोल रहा है इसका मतलब वो आपको बोल रहा है ये डिविडेंड एक्सपेक्टेड डिविडेंड या एक्सपेक्टेड अर्निंग वाला मेथड से करो। और जब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट में बोलेगा ना तब बोलेगा एसेट बैकिंग मेथड से निकाल के बताओ। तो बस यही हुआ ऑनर्स और पास कोर्स में डिफरेंस। वहां सीधा सीधी बोल दिया था आपको एसेट बैकिंग मेथड और यील्ड मेथड यूज करो, एक्सपेक्टेड अर्निंग या यील्ड मेथड, और एक बोला एसेट बैकिंग मेथड। यहाँ पे आपको स्मॉल लॉट और कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोल दिया, मतलब बोलना वही चाहता है। स्मॉल लॉट मतलब देखो पब्लिक जब खरीदता है, पब्लिक क्या देख के खरीदता है, उसका अर्निंग कैपेसिटी। और जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीदता है, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, एक कंपनी दूसरे कंपनी को कंट्रोल करने के इंटरेस्ट से शेयर खरीद रहे हैं, तब वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड से उसको कोई मतलब नहीं होता बेटा। तब वो क्या करता है, कंपनी का एसेट्स का वैल्यूएशन देख के कंपनी खरीदता है। अगर मेरी कंपनी किरण की कंपनी को खरीद रही है तो ऑब्वियस बात हम उसके एसेट के वैल्यू को करके खरीदेंगे। और वही अगर वैष्णवी मेरे कंपनी का नॉर्मल पब्लिक की तरह इन्वेस्टमेंट करे कि नहीं करे सोच रही है, यानी स्मॉल लॉट में पैसा लगाना है उसको, तो वो एक्सपेक्टेड डिविडेंड मेथड से निकालेंगे। बस यही फर्क था। समझ में आया मेरे बात? मतलब यहाँ पे मेथड का नाम डायरेक्ट नहीं बोला, कान घुमा के पकड़ा। ठीक है सर। तो दोनों कंपनी का वैल्यूएशन निकालते चलिए। तो एसेट बैकिंग मेथड ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मेथड में क्या करेंगे सर, जितना मेरा प्रॉफिट अवेलेबल आफ्टर टैक्स है उसमें डिविडेंड और जनरल रिजर्व में ट्रांसफर दोनों हटा देंगे। ठीक है। तो सर नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना कितना गिवन है, 6 लाख और 6 लाख दोनों ही फर्म का, दोनों बिजनेस का। लेस प्रेफरेंस डिविडेंड किए 10% ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल, तो मेरा 12 लाख का 10% 1,20,000 और 8 लाख का 10% 80,000 दोनों कंपनी से माइनस किए, तो 480 और 520 है। अब ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10%, तो 48,000 और 52,000 10% हटा दिया। तो मेरा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर के लिमिटेड में बच रहा है 4,32,000 और पी लिमिटेड में बच रहा है 4,68,000। अब क्या करेंगे सर, आपको निकालना है वैल्यूएशन ऑफ शेयर, जिसका फॉर्मूला होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। लेकिन उस एक्सपेक्टेड रेट को पहले आपको निकालना पड़ेगा। तो प्रॉफिट अवेलेबल डिवाइडेड बाय पेड अप कैपिटल इनटू 100। प्रॉफिट अवेलेबल है 4,32,000, पेड अप कैपिटल कितना था ए लिमिटेड का 16 लाख, के लिमिटेड का, पी लिमिटेड का 20 लाख। तो इसको 16 लाख से डिवाइड किए तो आ गया 27%, और इसको 20 लाख से डिवाइड किए 4,68,000 को आ गया 23.4%। तो बस 27% डिवाइडेड बाय 15% इंटू 10, और इसमें किए 23.4% डिवाइड बाय 15% इंटू 10। तो एक कंपनी का वैल्यू आ रहा है 18 रुपये और एक कंपनी का आ रहा है 15 रुपये 60 पैसे। क्लियर है? यस सर। देखो यहाँ पे बोल भी दिया, जब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एसेट बैकिंग मेथड यूज करेंगे। ठीक है। तो चलिए एसेट बैकिंग मेथड से ये लोग सॉल्व नहीं किए, हम कर लेते हैं। कैसे कैसे करेंगे, चलो पहले के लिमिटेड को करते हैं। सर हमको क्या क्या लेना है, इक्विटी शेयर का वैल्यू लेना है, और तो मेरे पास जो पहले से रिजर्व सरप्लस में कुछ नहीं है, बट 10% तो हम रिजर्व क्रिएट कर रहे हैं ना। तो मेरे पास पहले से ही 16 लाख है, और रिजर्व में कितना क्रिएट कर रहे थे हम, 48,000। तो 16,48,000 मेरा हुआ। कोई यहाँ पे रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लॉस तो कुछ है नहीं, तो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर कितना है इसका, 1,60,000।
कितना आएगा? सर 10 रुपए 3 पैसे। और वैसे ही पी लिमिटेड का पहले से 20 लाख इक्विटी कैपिटल है और वो भी रिजर्व कितने का क्रिएट कर रहे हैं? 52,000। तो कितना हुआ? 20,52,000। तो 20,52,000 डिवाइडेड बाई इनके पास कितना का ये नंबर ऑफ शेयर कैपिटल है? 20 लाख जो है भाई 2 लाख का शेयर कैपिटल है, डिवाइडेड बाई 2 लाख कर दिया। सर ये 48,000 और 52,000 कहाँ से आया? बेटा जी आप रिजर्व क्रिएट किए हो ना, ये ना आप जनरली तो 10% ऑफ जो आपका नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। बेटा जी सबको देने के बाद जो प्रॉफिट बचे, सबको देने के बाद जो प्रॉफिट बचे उसका तो कुछ पार्ट रिजर्व, कुछ पार्ट डिविडेंड, कुछ पार्ट सरप्लस। यस सर। यहाँ आ जाएगा आपको शेयर करने। हाँ। ठीक है वैष्णवी, वैष्णवी ठीक है। वो है या है क्लास में? सर वो है, वो अनम्यूट कर रही है, शायद उसका आवाज नहीं आ रहा है, नेटवर्क इशू रहा होगा। ठीक है कोई नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, फिर जब डाउट आएगा तब देखते हैं। आखिरी एक सम आज के लिए, एक्स लिमिटेड बोल रहा है 31/16 को पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का 2 है। ये मस्त सम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, इसी टाइप का आने का उम्मीद बनेगा। आपको बोल रहा है 20,000 इक्विटी शेयर है 10 रुपया फुल्ली पेड अप वाला, और 10,000 इक्विटी शेयर है 7 रुपया फुल्ली पेड अप वाला, 2,000 प्रिफरेंस शेयर है 100 रुपया ईच फुल्ली पेड अप वाला। आपके पास जनरल रिजर्व भी है, ट्रेड पेएबल भी है। आपको बोला है वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट टू बी रेज बाय 50,000 एंड वेदर इन्वेंटरी टू बी रिड्यूस बाय 14,000। तो एक आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट बनाएगा, एक आपका रिवैल्यूएशन लॉस बनाएगा। एसेट को रेज कर रहे हैं, इन्वेंटरी को रिड्यूस कर रहे हैं, और एक लायबिलिटी का एक्सपेंसेस है 12,000 इज येट टू बी रिकॉर्डेड, ये भी लायबिलिटी लॉसेस को बढ़ाएगा। ठीक है, कैलकुलेट बोला वैल्यू पर इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर दोनों निकालने बोला है। व्हेन प्रेफरेंस शेयर आर पार्टिसिपेटिंग रेशियो, नहीं ये वाला पार्ट आपके काम का नहीं है, ये वाला पार्ट आपको प्रेफरेंस शेयर नहीं निकालना है। 2017 का ये पुराना सम से इसमें सिलेबस बदल चुका, आपको खाली इक्विटी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सब क्वेश्चंस हमारे सिलेबस में नहीं है। नहीं, प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन आपको नहीं निकालने बोले, आपके सिलेबस में नहीं है। तो इक्विटी का वैल्यू निकालना है, निकालिए। चलिए कैसे निकालेंगे? सर कुछ बोला नहीं है, कौन सा मेथड फॉलो करें? ऐसे बैकिंग मेथड कर सकते हो जब कुछ बोला नहीं है। ठीक है, यस। लेकिन अब यहाँ एक पंगा है, इस सब में बहुत मस्त पंगा है। क्या सर? आपको पहले फिक्स एसेट का वैल्यू चाहिए, क्यों चाहिए? नहीं जरूरत नहीं है, इक्विटी नहीं निकालेंगे, छोड़ दो, नहीं निकालेंगे हम इसमें एसेट वाला मेथड से जाए। ओ ये लोग क्या किया है ना, फिक्स एसेट का वैल्यू इसलिए निकाला क्योंकि ये लोग वो मेथड फॉलो किया, फिक्स एसेट प्लस करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वाला। हम लोग वो नहीं करेंगे, हाँ हम लोग वो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट अपना लायबिलिटी वाला मेथड से जाएंगे। ठीक है, एक मिनट। तो सर यहाँ पे ये सब टिक करना, चलिए करते हैं फटाफट टिक। एसेट बैकिंग मेथड में हमको क्या क्या वैल्यू चाहिए? नहीं इसमें एक बात क्यों है, मेरे इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू कितना है? 2 लाख। यस सर। और एक वैल्यू कितना है? 70,000। लेकिन हम एक बार के लिए जो 7 रुपये पेडअप है ना, हम मानेंगे 3 रुपये अगर कॉल मनी मंगवा लेते तो मतलब हम फुल वैल्यू में बना के ऐड लेस करेंगे, ये भी 1 लाख हो जाता। यस सर। तो मेरा 3 लाख का इक्विटी कैपिटल है, मेरे पास जनरल रिजर्व है पहले से 90,000 का। हाँ। मेरा एसेट 50,000 से बढ़ रहा है तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड होगा, लेकिन 14,000 और 12,000 माइनस होगा, यानी 26,000 माइनस होगा। हाँ हाँ। और तो कुछ है नहीं एडलेस करने के लिए, नहीं और तो कुछ नहीं। तो ऐड करो, चलो कितना आएगा? 3 लाख प्लस 90 प्लस 50 माइनस 26, 3 90 4 40, 4 40 में से 26,000 गया, 4 40 में 20 गया, 4 20 और 6 गया, 4,14,000 है ना? हाँ यस सर।
डिवाइडेड बाई मेरा कितना इक्विटी शेयर है 30,000, तो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कितना आ जाएगा? 13.8. 13.8 विल बी योर वैल्यू पर शेयर। क्लियर है? हाँ यस सर। और तो कुछ बचा है? फिर हम लोग प्रेफरेंस शेयर का नहीं लेंगे? नहीं, प्रेफरेंस शेयर का वैल्यू नहीं निकालने की जरूरत है, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं। ओके सर, इनका वैल्यू कितना है? अलग अलग मेथड से अलग अलग ही तो वैल्यू आएगा। हाँ, इनका वैल्यू कितना है देख सकते हैं। ये देखो, इनका भी 12.53 है, ठीक है। और 12.53 10 रुपये वाले। हाँ, एक काम अपना करना भूल गए थे, मेरा जो वैल्यू आया कितना आया था? 13.8। 13.8 मेरे एक शेयर का वैल्यू आया, ये 10 रुपये वाले गए ना, तो 7 वाले का कितना होता है? डिवाइडेड बाई 10 × 7 करके दोनों का वैल्यू लिख के आना है आपको, मतलब 9.66। हाँ, तो एक 10 वाला का 13.8 और उसका 9.66 वैल्यू है। ओके, तो ये है आपका मेथड्स ऑफ एसेट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ शेयर। ओके, जैसे देखो अभी कंप्लीट सम भी है, चलो एक देख लेते हैं। आपको बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल करने का 40,000 है, 10 रुपये ईच फुल्ली पेड अप वाला, 25,000 शेयर ऑफ 10 रुपये ईच 4 रुपीज पेड अप वाला, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ कैपिटल कंपनी का 3 लाख है, रिजर्व सरप्लस 90,000 है, और 12% डिवेंचर है 2.5 लाख का। एसेट इंक्लूड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड मार्केट वैल्यू जिसका 1,20,000 है, बुक वैल्यू 1,40,000 है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लास्ट 3 ईयर के लिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 3 ईयर का, तो इसको आफ्टर टैक्स कर लेना है। लेकिन इसमें भी बोल रहे हैं 10,000 का इनकम गलत इंक्लूडेड है 1,40,000 में, तो वो हटा लेंगे, नॉन ट्रेडेड इनकम है हटा लेंगे। रेट ऑफ टैक्स 30% दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बना लेंगे। फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एनआरआर बाजार का 9% है। अब आपको बोला है पहले 3 ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालो और फिर एसेट का शेयर का भी वैल्यू निकालो, ठीक है। यस सर। तो पहले तो गुडविल निकालो, तो गुडविल निकालने के लिए हमको क्या करना है? सर हमको एग्जैक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए, जो कैसे निकलता है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस डिवेंचर माइनस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक। तो देख लो इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, 1 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर 3 लाख, रिजर्व सरप्लस 90,000 दिया, 2.5 लाख का डिवेंचर दिया, तो सब ऐड कर लिए, और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट 1,40,000 दिया, तो वो माइनस कर लिए, तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। गुडविल अंडर सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए पहला स्टेप तो यही है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना। हाँ। दूसरा स्टेप नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो क्वेश्चन में गिवन है 9%। यस सर। तो 10 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है और एनआरआर 9% है, मतलब बाजार में लोग 90,000 रुपये कमा रहे हैं। यस। अब हम कितना कमा रहे हैं? थर्ड स्टेप एवरेज प्रॉफिट होता है। गुडविल निकालने का पहला स्टेप होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, दूसरा दोनों का डिफरेंस करके सुपर प्रॉफिट और इनटू नंबर ऑफ यूरो परचेज। तो देखो ये एवरेज प्रॉफिट निकाला, तीनों साल के प्रॉफिट को ऐड करके डिवाइड बाय 3 किया। अब उसमें से 10,000 एक नॉन ट्रेडिंग इनकम हटा दिया, डिवेंचर का ब्याज ऐड बैक किया पहले, यही मजेदार चीज है। क्योंकि 10,000 हर साल हो रहा था। हाँ, 10,000 एवरी ईयर था। ओके, तो वो हटा दिया। अब देखो, अब मजेदार चीज, ये सब तो बिफोर टैक्स है ना, तो डिवेंचर का इंटरेस्ट को भी पहले ऐड बैक किया। ऐड बैक क्यों किया सर? देखना मजेदार चीज, पहले एक बार समझ लो क्या किया। 2.5 लाख का 12% निकाल के ऐड किया, अब उसमें टैक्स माइनस किया, तो आपका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आ गया। सर देखो एक बात समझो बेटा, जब आप पैट निकालते हो आपका डिवेंचर इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस हो चुका होता है ना। हाँ। तो यानी जो टैक्स निकलता है वो इंटरेस्ट माइनस होने के बाद निकलता है। हाँ यस सर। तो यहाँ पर भी एवरेज नहीं रहा, तो ये तो टैक्स माइनस के इंटरेस्ट ऐड कर दिया। इंटरेस्ट ऐड दीजिए, 1 मिनट रुकिए। तो ऐड किया, हम उस दिन देखा था ये ऐड क्यों किया था, उस दिन वैष्णवी के साथ जो किया। हाँ, तो इसीलिए डिवेंचर इंटरेस्ट ऐड बैक किया। तो अब आपका एवरेज प्रॉफिट है, अब टैक्स माइनस किया।
सर मुझे अभी भी समझ में नहीं आया डिबेंचर इंटरेस्ट क्यों ऐड बैक किया। बेटा जी, जब आप ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो, कंपेयर करोगे ना कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज मेंटेनेबल सुपर प्रॉफिट से, तो आप जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हो, ये जो 9% लोग कमा रहे हैं, इस पे डिवेंचर का भी इंटरेस्ट कमा रहे हैं कि नहीं लोग? हाँ क्योंकि जब आप ये सारे डिवेंचर का वैल्यू ऐड करके इसको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले हो, ये जो 9% निकाले हो, 10 लाख का 9% निकाले हो ना, हाँ यस ये तो 10 लाख में 2.5 लाख इंक्लूडेड है कि नहीं डिवेंचर? यस सर इंक्लूडेड है। तो जब डिवेंचर इंक्लूडेड है 10 लाख का 2.5 लाख में, तो यानी ये 90,000 में डिवेंचर का इनकम भी इंटरेस्ट इंक्लूडेड है। हाँ लोग जो कमा रहे हैं 90,000 वो डिवेंचर का ब्याज मिला के कमा रहे हैं, ओके तो फिर हम डिवेंचर का ब्याज कैसे नहीं ऐड बैक करेंगे? अच्छा हम उसको एक्सपेंस नहीं दिखाएंगे, इनकम दिखाएंगे। नहीं, इनकम नहीं दिखा रहे हैं, हम मान रहे हैं वो एक्सपेंस के रूप में माइनस हो चुका है, हम वापस ऐड बैक कर ले रहे हैं, मतलब उस एक्सपेंसेस को हम नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं। नहीं समझे? सर प्रॉफिट में ऐड बैक कर रहे हैं मतलब तो अब नॉर्मल एक्सपेंस ट्रीट कर रहे हैं ना। प्रॉफिट में ऐड बैक कर ले रहे हैं, हाँ, तो एबनॉर्मल, अरे ये माइनस हो चुका होगा ना, हाँ तो हम वापस ऐड बैक कर ले रहे हैं। हाँ ठीक है भाई ठीक है, ठीक है। तो अपना एवरेज मेंटेन 1,40,000 आया, अब टैक्स माइनस किए, तो मतलब हम कितना कमा रहे हैं? 98,000। लोग कितना कमा रहे हैं? 90,000। तो हम कितना एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? 8,000। तो मेरा गुडविल है 24,000। हाँ अब देखो आएगा, इसी गुडविल को यूज करके हम एसेट का वैल्यू निकाल लेंगे। हम कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाले ना 10 लाख, उसको एज इट इज ली, उसमें गुडविल ऐड बैक करेंगे, और वो जो इन्वेस्टमेंट माइनस किए थे ना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते वक्त, वो भी ऐड बैक कर लिया, और डिवेंचर माइनस कर लिया, और प्रेफरेंस शेयर माइनस कर लिया। मतलब हम सिर्फ इक्विटी वालों का प्रॉफिट निकाल के लिए। हाँ यस सर। तो मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 594, ठीक है। हाँ यस सर। अब डिवाइडेड बाई उसको नॉशनल कॉल करके किया 25,000 शेयर @6। ये क्या किए? हाँ, नॉशनल कॉल कर लिया ना, 4 रुपया मेरा इक्विटी कॉल पे इक्विटी पे मंगाया हुआ 25,000 शेयर पे, तो क्या माने वो बाकी 6 रुपया भी हम मंगवा लेते हैं, ठीक है। हेलो, वॉइस आ रहे हैं? हेलो, तो हम क्या किए? कैपिटल एम्प्लॉयड निकाले 594। अब इक्विटी शेयर पे 4 रुपये मंगाया गया है मेरा, तो बाकी 6 रुपया का हम नॉशनल कॉल कर लिए, मतलब 1.5 लाख वो भी आ गया, तो 7,44,000 मेरा एसेट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। अब उसको डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ शेयर किए, तो मेरा वैल्यू पर शेयर आ।